हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम शर्मा टॉक ऑन सोशियोलॉजी चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आपके सामने आज फिर एक नए वीडियो के साथ एक नए क्वेश्चन के साथ आप लोग के सामने उपस्थित हूं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जुड़िए, आपको नए अपडेट मिलेंगे और साथ ही साथ वीडियोज़ के लिंक आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी भी एग्जाम में जिसमें सोशियोलॉजी पूछा जाता हो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को एक को देखते हैं कि प्राकृतिक प्रवरण तथा विभेदीकरण के नियम किससे संबंधित हैं। प्राकृतिक प्रवरण और विभेदीकरण के नियम किससे संबंधित है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। तो ऑप्शन सी सहयोग और विकास से संबंधित है। प्राकृतिक प्रवरण की बात कौन करता है तो डार्विन करते हैं। सबसे पहले डार्विन करते हैं, उसके बाद समाजशास्त्र में स्पेंसर जी करते हैं। ठीक, स्पेंसर जो है, स्पेंसर को डार्विन का बुलडॉग कहते हैं। फिर हम थोड़ा सा समझेंगे प्रगति और विकास के बारे में। प्रगति क्या है और विकास क्या है। देखिए, प्रगति जो है, प्रोग्रेस, एक निश्चित दिशा में वांछनीय परिवर्तन को प्रोग्रेस या प्रगति कहते हैं। एक निश्चित दिशा होती है, एक निश्चित दिशा में परिवर्तन मतलब यहाँ से यहाँ तक वांछनीय परिवर्तन होगा। ठीक, इसमें जो है सामाजिक सुख में वृद्धि का वार्ड कहते हैं। वार्ड का कहना है कि प्रगति से सामाजिक सुख में वृद्धि होती है। ठीक, विकास क्या है, चारों ओर परिवर्तन, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता विकास का। ठीक, विकास का कोई डायरेक्शन नहीं होता। दूसरी चीज क्या है, विकास में सामाजिक मूल्य जुड़े होते हैं विकास से। आई बात समझ में। प्रगति जो है समाज के लिए लाभकारी होता है और एक निश्चित दिशा होती है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर उद्विकास की बात कौन कहता है, स्पेंसर कहते हैं। सबसे पहले उद्विकास की बात कौन किया है तो डार्विन जी किए हैं। समाज में सामाजिक उद्विकास की बात सबसे पहले स्पेंसर जी किए हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे सॉरी। क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक औपचारिक सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण है। अभिकरण का इंग्लिश होता है एजेंसी। कौन जो है औपचारिक, फॉर्मल, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण का एजेंसी है, कौन है। तो देखिए, अनौपचारिक में परिवार धर्म पड़ोस आ जाएगा। परिवार धर्म पड़ोस किस में आ जाएंगे, अनौपचारिक में आ जाएंगे। लेकिन राज्य जो कानून बनाकर नियंत्रण करता है वो क्या है, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये है अंतर्निहित सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है। तो यहाँ आपके सामने ऑप्शन है नीचे कि अंतर्निहित सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है। चार ऑप्शन है, तो किसने दिया है तो अंतर्निहित सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत सोरोकिन ने दिया है। अगर सोरोकिन की बात करें तो सोरोकिन जो है सांस्कृतिक निर्धारणवादी माने जाते हैं। अकबर्न और सोरोकिन दोनों को सांस्कृतिक निर्धारणवादी माना जाता है। चक्रीय परिवर्तन का सिद्धांत देते हैं, 3 प्रकार की संस्कृतियां बताते हैं और इनका जो चक्रीय परिवर्तन का सिद्धांत है वो चक्रीय नहीं है बल्कि अर्ध चक्रीय में आता है। ठीक, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक आता है, एक पेंडुलम की भांति चलता रहता है। उसके बाद वेबलेन की बात करें तो वेबलेन जो है प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी हैं और विलासिता का सिद्धांत देते हैं वेबलेन। ठीक, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक बड़ा कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य है, सोशल कंट्रोल का उद्देश्य क्या है। मानकीय अनुरूपता, संपूर्ण प्रगति संगति, अनुशस्ति का प्रयोग, लक्ष्य की समानता को बढ़ावा देना। तो ये क्या है, तो मानकीय अनुरूपता है, अर्थात सामाजिक मूल्यों को अनुरूप बनाना है या सामाजिक मूल्यों के अनुरूप बनाना है लोगों को। ये सामाजिक नियंत्रण का क्या है, उद्देश्य है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जनांकीय संक्रमण के विचार को किसके द्वारा लागू किया गया। जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत को किसके द्वारा लागू किया गया। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। लागू करने की बात कहाँ है। ठीक, ये पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीजीटी में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, किसने? तो नॉटेस्टीन ने किया है। लागू किसने किया? नॉटेस्टीन ने। देखिए, दो क्वेश्चन है इसमें कि जनांकी संक्रमण का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? तो अगर सर्वप्रथम पूछे, फर्स्ट टाइम किसने दिया? थॉमसन ने। ठीक, जनांकी संक्रमण का सिद्धांत सबसे पहले कौन दिया है? थॉमसन ने दिया है। वहीं इसको लागू कौन किया या व्यवहारिक रूप में कौन लाया? तो नॉटेस्टीन ने लाया। ठीक, अब जनांकी संक्रमण का सिद्धांत क्या है? तो थॉमसन कहते हैं कि जनसंख्या जो है तीन स्टेज में, जनसंख्या को हम तीन स्टेज में निर्धारित कर सकते हैं। पहला स्टेज ये है कि जब प्राचीन समाज को देखेंगे, पहला स्टेज क्या है? प्राचीन समाज का स्टेज। उस समय क्या होता था? जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक था। क्या था? जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक था। तो जनसंख्या जो है कि अधिक होता था और जनसंख्या में एक अनुकूलन बना रहता था। क्यों? क्योंकि जन्म दर भी अधिक है, मृत्यु दर भी अधिक है। सेकेंड स्टेज क्या था? जो विकासशील देशों में है, उसमें क्या है कि जन्म दर तो अधिक है, लेकिन स्वास्थ्य जो है कि स्वास्थ्य संसाधनों या वैज्ञानिक जो है चीजों का प्रयोग करके हम मृत्यु दर को कम कर दिए हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से बढ़ गई। ठीक, जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से हुई। क्यों? क्योंकि जन्म दर तो अधिक है, जन्म दर में कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन मृत्यु दर में कंट्रोल हो गया है, तो एक अनुकूलन नहीं बन पाता है। फिर थर्ड स्टेज क्या है? थर्ड स्टेज है कि ये विकासशील विकसित देशों में है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों को कम कर दिया गया है। तो यहाँ जनसंख्या की कमी आ जाती है। यहाँ जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ रहती है? तो इसमें विकासशील देशों में, इंडिया, चाइना, ऐसे देशों में क्या होता है? ये होता है। यही है जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत। उसके बाद हम माल्थस को देखेंगे। तो माल्थस जो है द्विगुणन का सिद्धांत देते हैं। ये कहते हैं कि 25 वर्षों में जनसंख्या दोगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में? 25 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिकीकरण की प्राविधिकीय परिभाषा किसने दी है? आधुनिकीकरण की प्राविधिकीय परिभाषा किसने दी है? तो चार ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका आंसर क्या होगा? जे लेवी ने, मैरियन जे लेवी ने आधुनिकीकरण की प्राविधिकीय परिभाषा दी है। उसके बाद हम देखते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। स्पेंसर का समाजशास्त्र उसकी सार्वभौमिक की अवधारणा पर आधारित है। स्पेंसर की अवधारणा क्या है? तो उद्विकासी अवधारणा है। ठीक, बी सही हो जाएगा। फिर प्रौद्योगिकी कारकों का सामाजिक परिवर्तन पर प्रभाव कैसा होता है? प्रौद्योगिकी कारकों का सामाजिक परिवर्तन पर कैसा प्रभाव देखने को मिलता है? तो ये कैसा देखने को मिलता है? डायरेक्ट, ज्यादा डायरेक्ट रहता है, परोक्ष रूप से कम रहता है। परोक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट, परोक्ष का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है, और प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट होता है। तो प्रौद्योगिकी कारक देखेंगे, सामाजिक परिवर्तन जब प्रौद्योगिकी कारक देखेंगे तो डायरेक्ट ज्यादा दिखेगा और इनडायरेक्ट कम दिखेगा। उसके बाद हम देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्राथमिक विचलन क्या होता है? हम इसके पहले एक वीडियो में विचलन को जो है बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। अगर आप प्रैक्टिस सेट शुरू से देख रहे हैं तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि प्राथमिक विचलन से क्या तात्पर्य है। विचलन दो प्रकार से होते हैं, एक प्राथमिक विचलन, एक द्वितीयक विचलन। तो प्राथमिक विचलन ऐसा विचलन होता है जिसमें दंड की व्यवस्था नहीं होती है। वह व्यवहार जो सामाजिक नियम को तो तोड़ता है लेकिन दंड की व्यवस्था नहीं होती, जैसे शराब पीना, जैसे गाली गलौज देना, इसमें कोई दंड की व्यवस्था नहीं है। द्वितीयक विचलन क्या होता है? ऐसा अपराध या ऐसा सामाजिक नियम को तोड़ना जिसमें दंड की व्यवस्था हो, जैसे किसी का मर्डर कर देना, कुछ चोरी कर लेना, ये सारी चीजें क्या किसमें आ जाएगा? द्वितीयक विचलन में आ जाएगा। विचलन को दो भागों में लेमर्ट ने बांटा है, प्राथमिक विचलन और द्वितीयक विचलन। और विचलन की बात दुर्कीम करते हैं, मार्टन करते हैं, लेमर्ट करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। तो डिटेल में देखना हो तो सारे वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको चीजें एक एक करके सब कुछ समझ में आने लगेगा। फिर हम बात करते हैं सैंक्शन की अनुशास्तियां। अनुशास्तियां होती हैं, क्या होती हैं? तो क्या होती हैं? ऑप्शन नंबर बी सही है, सकारात्मक एवं नकारात्मक होती हैं। अनुशास्तियां कैसी होती है? सकारात्मक और नकारात्मक होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रतिमानहीनता का
प्रतिमानहीनता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनोमी। प्रतिमानहीनता का उपचार औद्योगिक समाज की वर्तमान संरचना के अंतर्गत ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इस विचार को कौन देता है? कौन ये कहता है कि औद्योगिक समाज में ही प्रतिमानहीनता ज्यादा दिखाई देता है? तो ये हमारे दुर्खिम जी कहते हैं। ठीक, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मर्टन से संबंधित है। मर्टन के सिद्धांत जन्मजात होने वाला जो सफलता के अभाव में भी ईमानदार बना रहता है कहलाता है। क्या कहलाता है? मर्टन का जो ये विचलन का सिद्धांत है, इसको आप देखेंगे अगर सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन के बारे में बात करते हैं ये मर्टन। इसको फुल वीडियो में देखिएगा, बहुत अच्छे समझाया गया है। ये जन्मजात होने वाला जो सफलता के अभाव में ईमानदारी बनाए रखता है, वो क्या कहलाता है? कर्मकांडी कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्मकांडी कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी उसी से जुड़ा हुआ है। मर्टन द्वारा प्रतिपादित विचलन की व्याख्या में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? विचलन की व्याख्या में किसको सम्मिलित नहीं करते मर्टन? पहला ऑप्शन है अन्वेषण, इनोवेशन, कर्मकांड, अलगाव, पलायन। तो देखिए, इसको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अलगाव की बात कौन करता है? कार्ल मार्क्स करते हैं। अगर थोड़ा भी आपको आता है तो ये पता चल जाएगा कि अलगाव की बात कार्ल मार्क्स करते हैं। तो कार्ल मार्क्स को ये क्या करते हैं? नहीं करते हैं। इसमें जो है अन्वेषण, कर्मकांड, पलायन और क्रांति की बात करते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? विचलित व्यवहार अधिक पाया जाता है। विचलित व्यवहार किस समाज में अधिक पाया जाता है? किस तरह के समाजों में? इकोनॉमी की व्यवस्था भी ऊपर पढ़ा गया है। तो ऊपर क्या पढ़ा गया? औद्योगिक समाज, अर्थात तीव्र गति से परिवर्तनशील समाज में विचलित व्यवहार अधिक पाया गया है। देखिए, इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए एक दूसरे से कहीं ना कहीं डायरेक्ट कनेक्ट है, और चीजों को आप और बेहतर समझ पाए इस तरह से क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा आपराधिक व्यवहार मुख्यतः एक सीखा हुआ है, एक सीखा हुआ उप सांस्कृतिक व्यवहार है? तो आपराधिक व्यवहार में उप सांस्कृतिक व्यवहार की बात कौन करता है? पहला क्वेश्चन ये इसमें आ जाएगा। दूसरा ये है कि आपराधिक आपराधिक व्यवहार सीखा हुआ व्यवहार है। दूसरा क्वेश्चन ये आ जाएगा। ठीक, तो ये कौन? सबसे पहले जान लेते हैं सदरलैंड। सदरलैंड जो है आपराधिक व्यवहार की बात करते हैं, और सदरलैंड को आधुनिक अपराध शास्त्र का, क्रिमिनोलॉजी का फादर माना जाता है। ये चीज आप याद रखिएगा। ये कहते हैं कि व्यवहार जो है आपराधिक व्यवहार सीखने से होता है, जन्मजात नहीं होता है। अपराधी बनाए जाते हैं, बल्कि ये पैदा नहीं होते। ये किसका कथन है? ये सदरलैंड का कथन है। सदरलैंड जो है दो प्रकार के अपराधी की बात करते हैं, एक निम्न वर्गीय अपराधी, एक सफेद पोशी अपराधी। ठीक, व्हाइट कॉलर। एक निम्न वर्गीय, निम्न मतलब जो नीचे है, और एक जो है ऊपर, जो किस क्या कहेंगे? सफेद पोशी। ठीक, व्हाइट कॉलर। तो सफेद पोशी कौन होते हैं? सफेद पोशी वो लोग होते हैं जो उच्च वर्गों में हैं, जैसे वकील हो गए हैं, अधिकारी हो गए हैं, डॉक्टर हो गए हैं। ठीक, ये सब किस में आ जाएंगे? ये व्हाइट कॉलर क्राइम के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद संस्कृति उप सांस्कृतिक व्यवहार की बात करते हैं ये। फिर इनकी कुछ पुस्तक है, क्राइम एंड पनिशमेंट, दूसरे व्हाइट कॉलर क्राइम। ठीक, क्राइम एंड पनिशमेंट इनकी पुस्तक है, और व्हाइट कॉलर क्राइम इनकी पुस्तक है। एंड आगे हम देखते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। वो क्वेश्चन है कि अपराधी जन्मजात होते हैं या अपराधी पैदा होते हैं? ये किसने कहा है? इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जातिवाद किस प्रवृत्ति को व्यक्त करता है? तो जातिवाद किस प्रवृत्ति को व्यक्त करता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। अभिज्ञान व पहचान को व्यक्त करता है, या पूर्वाग्रह या पक्षपात को व्यक्त करता है, प्रभुत्व की इच्छा को व्यक्त करता है, या अभिज्ञान एवं प्रभुत्व को व्यक्त करता है? तो किसको व्यक्त करता है? तो पूर्वाग्रह व पक्षपात को व्यक्त करता है जातिवाद। ठीक, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसने कहा है कि अपराध सामाजिक जीवन का अपरिहार्य एवं सामान्य पक्ष है? अपराध को सामाजिक जीवन का अपरिहार्य और सामान्य पक्ष कौन मानता है? तो दुर्खिम जी मानते हैं। बता, ये दुर्खिम कहते हैं कि अपराध हर समाज में
हमेशा थोड़ा या ज़्यादा मात्रा में हमेशा रहता है। ठीक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसने इस बात पर बल दिया है कि सामाजिक विचलन के लिए सामाजिक संरचना उत्तरदायी है। तो सामाजिक विचलन के लिए क्या उत्तरदायी है? सामाजिक संरचना उत्तरदायी। ये कौन कहता है? सामाजिक विचलन के लिए सामाजिक संरचना को जिम्मेदार कौन ठहराता है? तो मर्टन। सामाजिक विचलन के लिए मर्टन सामाजिक संरचना को उत्तरदायी ठहराते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति अभिजन की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? तो शक्ति अभिजन की अवधारणा कौन? पावर इलीट की बात कौन करता है? मिल्स करते हैं। पावर की बात सॉरी इलीट की बात कौन करता है? पैरेटो करते हैं। ठीक। उसके बाद मिल्स जो है पावर इलीट की बात करते हैं। अगर मिल्स की कुछ पुस्तक देखा जाए तो पावर इलीट इनकी फेमस पुस्तक है। उसके बाद व्हाइट कॉलर इनकी पुस्तक है। देखिए ऊपर अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो सदरलैंड को यहाँ देखेंगे, सदरलैंड को, तो सदरलैंड की पुस्तक है व्हाइट कॉलर क्राइम, और वहीं मिल्स को देखेंगे, मिल्स की पुस्तक है व्हाइट कॉलर। ये आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कंफ्यूजन है करता है। अगर यहाँ इस ऑप्शन में सदरलैंड दे दे तो पूछ दे कि व्हाइट कॉलर पुस्तक किसकी है, तो बहुत सारे लोग जो है इसको मार के चले आएंगे, तो सदरलैंड को मार के चले आएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। व्हाइट कॉलर वो किसकी है? तो वो मिल्स की है। वहीं व्हाइट कॉलर क्राइम किसकी पुस्तक है? तो सदरलैंड की है। उसके बाद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, दबाव समूह को सामान्यतः कहा जाता है। तो दबाव समूह को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो विशिष्ट स्वार्थ समूह कहा जाता है। दबाव समूह में जो है एक विशिष्ट स्वार्थ जुड़ा होता है, तब लोग जो है एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक दबाव समूह का निर्माण करते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन खत्म हो गए। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, और वीडियो से आपको कितने नई चीजें मिली ये भी जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो चाहिए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और वीडियो में बने रहिए। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।